गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 9। इससे पहले मॉक ड्रिल 8 हो चुकी है। जिसने भी वीडियोस ना देखे हुए चैनल पर जाके देख ले, जो कि आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, TRF 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 241। चैप्टर 3 of Oliver Twist opens with a narratorial remark about Oliver being punished for the commission of the impious, profane offense of asking for more. What did Oliver ask for more? ओलिवर ट्विस्ट का जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस की, उसमें चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 की जो ओपनिंग होती है, ओलिवर के द्वारा। ओलिवर उसमें कुछ मांग लेता है जिसके कारण उसको पनिश किया जाता है। अब ओलिवर क्या मांग लेता है जिसके कारण उसको पनिश किया जाता है? मोर टाइम टू प्ले, खेलने के लिए समय मांग लेता है। और मोर फूड टू ईट, खाने के लिए फूड मांगता है। या मोर बुक्स टू रीड, या मोर मनी टू स्पेंड। क्या मांग लेता है ओलिवर जिसके कारण उसको पनिश किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर फूड टू ईट। खाने के लिए और खाना मांग लेता है ओलिवर, जिसके कारण उसको पनिश किया जाता है चैप्टर 3 में। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 242। चार्ल्स डिकेंस विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस्ड हार्ड टाइम्स, निकोलस निकलवाई, या मार्टिन जुजलविट, या ओलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकेंस विजिट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को और एक नावल प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा नावल प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम? क्वेश्चन नंबर 242 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन जुजलविट प्रोड्यूस करते हैं जब वो विजिट करते हैं यूनाइटेड स्टेट को। एक्सप्लेनेशन देखिए, चार्ल्स डिकेंस विजिट करते हैं यूनाइटेड स्टेट को 1842 में। उसके बाद एक उनका टेबलॉग आता है अमेरिकन नोट्स फॉर जनरल सर्कुलेशन नाम से, और एक नावल आता है मार्टिन जुजलविट नाम से, जिसमें उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 243। वाई देन ओ ब्राउलिंग लव ओ लविंग हेट। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, सिमली, ऑक्सीमोरन, या अपोस्ट्रोफी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीमोरन। एक तरफ लव की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हेट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 244। द वेव्स थंडर्स ऑन द शोर, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया, या हाइपरबोल, या मेटाफर। फिगर ऑफ स्पीच का सेशन देखिए आप सिलेक्शन बैच में जाके। सिलेक्शन बैच में मैंने फिगर ऑफ स्पीच बताई है विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच का अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप सिलेक्शन बैच को देखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनोमेटोपोइया। क्वेश्चन नंबर 245। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इन समटाइम्स ट्रांसफर फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग or from one word to another to which it does not strictly belong is called मेटोनमी, ट्रांसफर इपिथेट, अपोस्ट्रोफी, या मेटाफर। एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो एडजेक्टिव होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, पर्सन से एक वस्तु को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एडजेक्टिव। तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? मेटोनमी, ट्रांसफर इपिथेट, या अपोस्ट्रोफी, या मेटाफर। जो एडजेक्टिव ट्रांसफर किया जाता है उस वस्तु से वो बिलोंग नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसफर इपिथेट। क्वेश्चन नंबर 246। इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप। फिगर ऑफ स्पीच बतानी, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, मेटाफर, या ऑक्सीमोरन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 247। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर,
सिमली, अपोस्ट्रॉफी या पर्सोनिफिकेशन? क्वेश्चन नंबर 247 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अपोस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 248, रास्कल्स रू ran a race round the rugged rock. Find out the figure of speech. Hyperbole, alliteration, onomatopoeia, apostrophe. यहाँ पे देखिए आर आर का रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 249, इट इज अ टेक्निक इन और पैसेज ऑफ रिटोरिक इन विच a series of phrase sentences is arranged in increasing order of forcefulness. This is the definition of, किसकी definition है? एंटी क्लाइमैक्स की, कंसीड की, क्लाइमैक्स की, लिटोटस की। यहाँ पे देखिए अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे क्लाइमैक्स हो जाएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो एंटी क्लाइमैक्स हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइमैक्स। क्वेश्चन नंबर 250, हिज नॉवेल यानी चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल बिलोंग करते हैं इंटायरली टू द ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एरा। हु होल्ड्स दिस व्यू? किसका व्यू है कि जो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल है ये बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एरा के ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट को? एफ आर लेविस, आई ए रिचार्ड्स, डब्ल्यू एच हडसन या जॉर्ज सैम्पसन? किसने कहा है कि जो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल है ये बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एरा के ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू एच हडसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 251, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू एन absent पर्सन और टू एन abstract और इनएनिमेट एंटिटी? ओड, इपोड, जुग्मा या पोस्टॉफी? कौन सा टर्म है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है absent पर्सन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपोस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 252, a statement or opinion seemingly self-contradictory or absurd that may actually be well-founded or true is? मतलब एक स्टेटमेंट है जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, अपने आप का ही विरोधाभास करता है, लेकिन उसका एक्चुअली मीनिंग देखा जाए, डीप मीनिंग देखा जाए, उसमें कोई ना कोई सच्चाई छिपी रहती है। मिथ, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, पैथेटिक, फैल्सी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पैथेटिक फैल्सी और पर्सोनिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैथेटिक फैल्सी एंड पर्सोनिफिकेशन? क्वेश्चन नंबर 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, स्वयं का ही विरोधाभास करता है, लेकिन इसके डीप मीनिंग में देखा जाए तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई छिपी रहती है। क्वेश्चन नंबर 253, he is not the brightest man in the world is an example of chiasmus, hyperbole, lotus या simile? he is not the brightest man in the world, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिटोटस। लिटोटस में जो स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन के लिए निगेटिव एक्सप्रेशन का यूज़ करना ही लिटोटस कहलाता है। मतलब आप स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन का यूज़ करने के लिए अगर निगेटिव एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको लिटोटस कहते हैं। जैसे यहाँ पे नॉट लगा के निगेटिव एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 254, सिल्वर मैन हैज़ नेवर बीन ब्राउनिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कियास्मस, कंसीट, जुग्मा या मेटोनमी? क्वेश्चन नंबर 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटोनमी।
क्वेश्चन नंबर 255, a sequence of repeated consonantal sounds in stage of language is alliteration, acrostic, accent, syllable. Sequence of repeated consonantal sound. रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंटल साउंड कहलाता है एलिटेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 256, द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिग्मा, ट्रांसफर एपिथेट, कियास्मस, अपोस्ट्रोफी। यहाँ देखिए हाउस है, हाउस से पहले ड्रीमिंग एडजेक्टिव का यूज़ किया है, और यहाँ पे हाउस नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ड्रीम का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने रॉन्ग एडजेक्टिव का यूज़ किया है। तो गलत एडजेक्टिव का यूज़ कर लेना। पर्सन के लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है उसके वो एडजेक्टिव आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ कहलाता है ट्रांसफर एपिथेट। इसी को कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 257, द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन, जुग्मा, कियास्मस या पन। एक तरफ आप मर्डर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनोसेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑक्सीमोरन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 258, यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, यू शैल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथोस, एपिस्ट्रोफी, कियास्मस, एंटी क्लाइमैक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कियास्मस। जब आप फर्स्ट सेंटेंस का रिवर्स ऑर्डर सेकंड या नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं कियास्मस। कियास्मस एक रिवर्स ऑर्डर होता है। जैसे यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, एक सेंटेंस हो गया, दूसरे में इसी का रिवर्स ऑर्डर आप यूज़ करेंगे। यू शैल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन, तो इसको कहते हैं कियास्मस। क्वेश्चन नंबर 259, अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज फॉर अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन। अभी मैंने बताया है, डिस्कस किया है, एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन के लिए अगर आप निगेटिव एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? पन कहते हैं, आयरनी कहते हैं, लिटोटस कहते हैं या सिमली कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 259 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिटोटस। क्वेश्चन नंबर 260, ही लुक्स स्मार्ट दो ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, मेटाफॉर, सिमली, आयरनी या पन? क्वेश्चन नंबर 260 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 261, चार्ल्स डिकेंस कैरिकेचर यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ। किस करेक्टर के माध्यम से चार्ल्स डिकेंस कैरिकेचर का यूज करते हैं यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस? पॉल डॉम्बे, थॉमस ग्रैडग्रिंड, फिलिप प्रिप या हैरोल्ड स्किम्पोल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस ग्रैडग्रिंड का यूज करके। चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स में करेक्टर आता है थॉमस ग्रैडग्रिंड, जो कि सटायर करता है यूटिलिटेरियन थॉट पर। ग्रैडग्रिंड एक स्कूल इंस्पेक्टर होता है और ये फैक्ट पर विश्वास करता है। तो ये करेक्टर याद रखिएगा, हार्ड टाइम्स में आया है, एक स्कूल इंस्पेक्टर होता है ग्रैड। क्वेश्चन नंबर 262, विच करेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप? कौन सा करेक्टर कहता है समथिंग विल टर्न अप? बार्किस, मैकओवर, यूरिया हीप, मिस हैविसम? क्वेश्चन नंबर 262 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकओवर। मैकओवर करेक्टर आता है डेविड कॉपरफील्ड में, यही कहता है समथिंग विल टर्न अप।
क्वेश्चन नंबर 263, चार्ल्स डिकेंस opinion that no man ever before had the art of making himself mentally so like a woman since the world began. He was acknowledging the quality of the work of which writer? कौन से राइटर के वर्क की क्वालिटी को बता रहे हैं चार्ल्स डिकेंस अपने ओपिनियन में? वॉल्टर स्कॉट, विलियम मेकपीस ठाकरे, या जॉर्ज मेरेडिथ, या जॉर्ज इलियट? चार्ल्स डिकेंस का मानना है कि नो मैन एवर बिफोर हैड द आर्ट ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ मेंटली सो लाइक अ वुमन सिंस द वर्ल्ड बिगेन. ही वॉज एक्नॉलेजिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफ विच राइटर? किस राइटर के वर्क की क्वालिटी को बता रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज इलियट. क्वेश्चन नंबर 264, लिटिल नेल इज अ करेक्टर इन डिकेंस. डिकेंस के किस नॉवेल में लिटिल नेल करेक्टर आता है? डेविड कॉपरफील्ड, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ब्लेक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? क्वेश्चन नंबर 264 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. क्वेश्चन नंबर 265, आइडेंटिफाई द करेक्टर अ ब्लैक आई डॉर्फ who constantly revealed a few discolored fangs that were yet scattered in his mouth and gave him the aspect of a panting dog. आपको करेक्टर आइडेंटिफाई करना है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनियल क्वेल्प इन द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में करेक्टर आता है डेनियल क्वेल्प. उसी की करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है. ब्लैक आई डॉर्फ who constantly revealed a few discolored fangs that were yet scattered in his mouth and gave him the aspect of a panting dog. डेनियल क्विप इज द वन ऑफ द मेन एंटागोनिस्ट, मतलब मेन विलन होता है इस नॉवेल का. ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का जो विलन होता है डेनियल क्विप होता है, जो कि लिखा गया 1840 में. द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ये स्टोरी है लिटिल नेल की, और इसमें इविल डॉफ क्विल्प ही आता है. क्विल्प इज द बीसियस, इल टेम्पर्ड एंड ग्रोटेस्की नेचर का होता है. क्वेश्चन नंबर 266, विच नॉवल ओपन्स, कौन सा नॉवल ओपन होता है इस स्टेटमेंट के साथ? वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ, वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाई एनी वन एल्स, दीज पेजेस मस्ट शो. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड कॉपरफील्ड. जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, इसकी ओपनिंग होती है वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ, और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाई एनीवन एल्स, दीज पेजेस मस्ट शो. क्वेश्चन नंबर 267, चार्ल्स डिकेंस ब्लेक हाउस इज pointedly critical of England's प्राइवेट काउंसिल, कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ चांसरी, या मिलिट्री कोर्ट्स? चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है ब्लेक हाउस. ये किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोर्ट ऑफ चांसरी को क्रिटिसाइज कर रहा है चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल ब्लेक हाउस. ब्लेक हाउस नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का. ये रिकॉग्नाइज्ड फॉर द क्रिटिकल फोकस, ये फोकस करता है इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसरी पर. ये नॉवेल इस नॉवेल में जॉन्डिस नाम का केस आता है, जो सटायर है इन एफिशिएंसी, डिले एंड इनजस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑफ चांसरी. कोर्ट ऑफ चांसरी के डिले पर सटायर किया जाता है. अ रियल लाइफ इंस्टीट्यूशन नोन फॉर इट्स ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड लीगल इंटेंजलमेंट्स. मतलब याद करने वाली चीज़ ये है कि चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवेल है ब्लेक हाउस, उसमें
इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसरी पर सटायर किया गया है। इसमें केस आता है, उस केस का नाम होता है जॉन्डिस वर्सेस जॉन्डिस। ये केस आता है ब्लीक हाउस नॉवेल में। और ये जो केस आता है जॉन्डिस और जॉन्डिस, इसका प्रभाव पड़ता है करेक्टर रिचार्ड कारस्टोन पर, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। इसको टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तो ये 2-3 बातें हैं। ब्लीक हाउस इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसरी पर सटायर किया गया है। इसमें केस आता है जॉन्डिस एंड जॉन्डिस नाम का। जॉन्डिस एंड जॉन्डिस केस का प्रभाव रिचार्ड कार्डस्टोन पर पड़ता है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 268, हैरोल्ड स्किम्पोल इज अ कैरेक्टर इन ब्लीक हाउस, डॉम्बे एंड सन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 268 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लीक हाउस। हैरोल्ड स्किम्पोल करेक्टर आता है ब्लीक हाउस में। क्वेश्चन नंबर 269, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन अकर्स। ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन किस नॉवेल में आता है? लिटिल डोरिट, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटिल डोरिट। सर्कमलोकेशन ऑफिस अपीयर्स होता है चार्ल्स डिकेंस का नॉवल लिटिल डोरिट, जो कि पब्लिश होता है 1857 में। इस नॉवल में दर्शाया गया है फिक्शनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट डिलिबरेटली डिले एंड ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक बिजनेस। जानबूझकर डिले किया जाता है और बाधा डाली जाती है पब्लिक बिजनेस में। दिस ऑफिस इज सटायरिकल पोर्ट्रेट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड रेड टैप, मतलब रेड टैप को भी इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 270, पीटर एक्रोड फर्स्ट नॉवल द ग्रेट फायर ऑफ लंदन picks up the historical echo, artfully deploy a Dickens novel as a intertext. Identify the source Dickens text. आपको आइडेंटिफाई करना है सोर्स, डिकेंस टेक्स्ट का सोर्स को आइडेंटिफाई करना है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, लिटिल डोरिट, मार्टिन जुजलविट या ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटिल डोरिट। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।